हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये वाला जो केस आपको दिया गया है, इसमें जस्ट किसी भी तरह का कोई भी ट्रिक आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब कहीं पर कोई ट्रिक ना, कोई सिमेट्री ना, कोई शॉर्ट सर्किट, कुछ भी नहीं यहां पर है। जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम आपको दे दिया गया केस बनाकर, और इसमें आपको करंट बतानी है हर एक रेजिस्टेंस में। तो फिर यहां पर हम सिंपली जैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम यहां से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टार्ट करें, तो आई करंट मान ली यहां पर गई, तो इसमें तो वही करंट हो जाएगी, यहां पर आई करंट पहुंचेगी, तो इसमें इसके पास दो रास्ते हो जाएंगे। दो रास्ते हैं तो दोनों में करंट जाएगी, फिर आई डैश, और इस साइड में करंट चली जाएगी आई माइनस आई डैश, ठीक है। सबसे पहला काम हमने कर लिया, करंट दिखा दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरे काम में हम लोगों को यहां पर जस्ट करंट के हिसाब से प्लस माइनस रखना है। तो यहां प्लस माइनस रख दिया, यहां प्लस माइनस हो गया और यहां पर प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें वही अगेन काम करना है, एक किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और घूमकर उसी कॉर्नर पर आ जाएंगे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हुए। ऐसे हम यहां से चलेंगे और घूमकर हम उसी लोकेशन पर आ जाएंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और वहां से हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आई और आई डैश की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हम यहां से चलते हैं, किसी को कोई साइन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? जैसे कुछ करना ही नहीं है आपको, जैसे ये इधर से जाएंगे कि ऐसे घूमेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चाहे जैसे आप चलो, सिंपली आपको एक पॉइंट ही बताया गया कि कोई भी करंट आप यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी सेल को लो, जैसे यहां भी सेल है यहां भी सेल है, तो नॉर्मली हमने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा हो उस वाले सेल को लो और वहां से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करंट के हिसाब से आप प्लस माइनस लिख लेंगे और उसके बाद फिर आप वही किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, पहले टर्मिनल पर जिस टर्मिनल पर पहुंचेंगे उसी का आपको साइन लेना है। तो हमने जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया +3, तो क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट वाले लूप में 3i, फिर इसके बाद यहां पर पहुंचेंगे +6i माइनस आई डैश, +6i माइनस आई डैश, फिर हम घूमकर यहां पर आ जाएंगे -4.5 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग थोड़ा सा ओपन करके इक्वेशन बनाकर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9i माइनस 6i डैश इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। तो इसे हम 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 3i माइनस 2i डैश 1.5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से फिर हम सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में अगर आप देखें तो यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस पर पहुंचेंगे 10i डैश, फिर यहां से हम इधर जाएंगे तो ये इस पर पहुंचेंगे +3 हो जाएगा, फिर घूमकर यहां आएंगे -6i माइनस आई डैश, -6i माइनस आई डैश इज इक्वल टू 0। ये यहां पर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लें। तो ऐसे जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक चीज हम हटा दें यहां से। तो जैसे आप सिंपली देखो, यहां पर अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर, और फिर इसको यहां पर रख देंगे इधर लाकर, तो ये आ जाएगा 6i और प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा 4i डैश,
और ये आ जाएगा 3। ठीक है, वही इक्वेशन है फर्स्ट वाली, उसी को रख दिया गया यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 12i डैश इज इक्वल टू 0। तो i डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। i डैश की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। जीरो 0.5 एम्पियर आ जाएगी करंट। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब यहां पर पहले से हमें नहीं पता था, लेकिन अगर आप देखो तो बाद में हमें पता चल गया कि इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही, मतलब ऐसे वैल्यू सेट हो गई कि यहां पर जो टोटल करंट है वो क्या हो गई, 0 आई डैश की वैल्यू। तो इसका मतलब जो करंट यहां से चलेगी वो इधर ही चली जाएगी। लेकिन ये बात अगर पहले पता चल जाती तब तो क्वेश्चन ही बहुत आसान था, लेकिन पहले से आपको नहीं पता चलेगा, आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा जैसे बताया गया। तो हम लोग यहाँ पर जैसे i माइनस आई डैश की वैल्यू आप देखो तो i के बराबर ही तो हो जाएगी, i माइनस आई डैश दैट इज i माइनस 0 दैट इज इक्वल टू i दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, मतलब इसमें 0.5 वो सीधे इधर चली जाएगी और इसमें जाने वाली करंट क्या है, 0। नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में इस तरह से एक डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें आपको 2 ओम में उसने कहा है करंट फाइंड करने को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। जीरो क्या आएगा, यहां पर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब जैसे है क्या, अगर आप जैसे पहले बताया गया था वैसे आप थिंक करो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था जब बैटरी या सेल की बात आई थी तो हमने कहा था कि कहीं पर भी कोई भी सेल है, बैटरी है, तो उसमें जितनी करंट उसमें एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी, या कहते हैं जितनी बाहर जाएगी उतनी ही एंटर करेगी, कभी उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ये सेल है तो अगर इसमें से I1 करंट बाहर निकल रही है तो I1 करंट को एंटर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेल का प्रोसीजर होता है वर्क करने का। ऐसे ही अगर हम यहां देखें तो इससे मान लिया I2 करंट बाहर निकली तो I2 करंट एंटर भी करेगी। तो जब आपने ऐसे यहां पर किया तो अगर I1 करंट यहां से चलेगी, इधर से जाएगी, फिर यहां पर पहुंचेगी, उसके बाद 2 रास्ते होंगे। तो जो ये इधर अगर मान लिया चली गई करंट तो फिर इधर जाने वाली करंट कम हो जाएगी, यानी कि हम कहेंगे कि सेल से निकली करंट ज्यादा और एंटर कम कर रही। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। जितनी करंट निकलेगी उतनी एंटर करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये करंट जब यहां पर पहुंचेगी तो ये इधर नहीं जाएगी, ये वापस इसी में घूमकर चली आएगी। इसी तरीके से करंट इसी में एंटर कर जाएगी। ऐसे इसमें अगर आप देखें तो I2 करंट चलेगी तो I2 यहां पर वापस भी आनी, तो अगर इस लोकेशन पर पहुंचेगी करंट तो उसके बाद 2 रास्ते होंगे, लेकिन इधर नहीं जाएगी, इधर आ जाएगी करंट। क्योंकि अगर करंट इधर चली गई तो वापस कैसे आएगी, जैसे अब ये तो हो नहीं सकता, जैसे मान लिया करंट अगर इधर से इधर जा रही तो वापस इसी रास्ते से तो आएगी नहीं, इस रास्ते से वापस नहीं आ सकती। मतलब करंट को वापस आना है तो उसके जाने और आने के दोनों पाथ अलग अलग होंगे। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस में जैसे यहां पर है तो अगर हम इस लोकेशन पर हैं तो अगर हम इसे कनेक्ट कर दें तो यहां पर क्या होता, करंट इधर एंटर करती, इधर से घूमकर वापस आ सकती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जुड़ा नहीं है, तो अगर करंट इधर जाएगी तो रिटर्न होने का रास्ता है नहीं, तो इसकी करंट कम हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब यहां पर जो भी करंट होगी वो इसी लूप में ऐसे घूमेगी, इधर नहीं जाएगी। तो इसमें अगर करंट आपसे पूछी जाती तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे लिख देते I1 इज इक्वल टू वही V बाई R, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2 एम्पियर।
अगर इसमें आपसे पूछी जाती करंट I2 तो अगेन लिख देते V बाई आर, V की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, अगेन ये भी कितना हो जाता 2 एम्पियर। तो इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही। यहां पर करंट क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में नहीं है, ठीक है, ये क्लोज में नहीं है। जैसे ऐसे अगर यहां जुड़ा होता तो हम ये कह देते क्लोज लूप में है, लेकिन यहां पर लूप क्लोज नहीं हो रहा है। तो अगर क्लोज लूप नहीं है तो करंट जीरो, तो यहां पर I इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज नो क्लोज लूप implies that no current. No closed loop implies that no current. नेक्स्ट हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पर आएंगे। एक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हम लोग देखने जा रहे हैं टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ गिवन सर्किट। मतलब किसी भी एक सर्किट में कोई दो पॉइंट आपको दे दिए जाएं, कोई भी कहीं भी रैंडमली दो पॉइंट बना दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसे आप ऐसे सोचो कि मान लिया हमने ऐसे एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये एक सर्किट है पूरा, तो इसमें हम दिखा नहीं रहे, बाकी इसमें रेजिस्टेंस सेल वगैरह सब ऐसे लगे हुए हैं। जैसे आपको रेजिस्टेंस लगा दिया, सेल लगा दिया, रेजिस्टेंस सेल वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लिया कहीं पर भी रैंडमली, जैसे हमने यहां पर रख दिया P पॉइंट और यहां पर रख दिया हमने Q पॉइंट, बाकी सब आप इमेजिन कर लो कि इसमें सेल वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। अब कहीं पर भी P और Q पॉइंट आपको बनाकर दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? करंट सॉल्व करना तो हमने देख लिया, अब उसने कहीं भी रैंडमली दो पॉइंट रख दिए और उसमें पूछ लिया P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग कैसे करेंगे वो हमें देखना है यहां पर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नई चीज नहीं है, जो हमने सीखा है पीछे वही है, बस उसको एक तरीके से बता दिया जा रहा है, तो उसे आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये आपको मान लिया कोई सर्किट दिया गया है, या हम कहते हैं सर्किट का एक पार्ट है,
ठीक है, वो आपको यहां पर दिया गया। अब आपसे उसने कहा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अगर आपको ए या बी या एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वही हमें यहां पर सीखना है। जैसे अब इधर से करंट जा रही, तो हम ये चीज समझ ही जाएंगे कि ये पोटेंशियल हाई है। देखो वैसे भी जब पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो डिफरेंस का मतलब हाई माइनस लो ही तो होता है, ठीक है। डिफरेंस में हम माइनस साइन नहीं रखते हैं। जैसे आपको हमने बताया था कि 3 माइनस 4 अगर है तो वो -1 होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है 3 डिफरेंस 4 तो वो 1 रखते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें फिर माइनस नहीं लगाते। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम हाई माइनस लो करते हैं। तो ये तो आपको करंट से पता चल जाएगा। और मान लिया कभी गलती से कुछ सॉल्व भी हो गया माइनस में, तो आप समझ जाएंगे कि जैसे मान लिया a माइनस बी सॉल्व किया माइनस में आ गया, तो आप समझ जाएंगे b का पोटेंशियल हाई होगा और a का लो होगा। तो हमें हाई माइनस लो रखना है, मतलब उसका साइन हटा दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो डिफरेंस का मतलब सीधी सीधी बात है कि वो प्लस में आपको रखना है। अब आप देखो करेंगे क्या, जैसे a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि करंट यहां पर है तो आप उसके हिसाब से प्लस माइनस रखेंगे। यहां पर आई डैश करंट गई है, उसके हिसाब से प्लस माइनस। यहां पर आई माइनस आई डैश है, उसके हिसाब से प्लस माइनस। और ये दोनों करंट मिलकर आई हो जाएंगे और आई के हिसाब से प्लस और माइनस रख दिया। ठीक, सबसे पहला काम वही हमने कर लिया। देन आपको क्या करना है, अभी जैसे आपको बताया गया था a माइनस बी निकालना है हमें, तो जैसे किरचॉफ्स लॉ में बताया था वैसे ही करना है। तो पहले तो आपको उसने कहा a और b के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे, va माइनस वी करेंगे, ठीक है। अब आप वापस a से चलना स्टार्ट करेंगे, a माइनस बी लिखा और a से फिर चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब की बार जब आप चलेंगे तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हुए चलेंगे। जैसे यहां से हम चले, बताओ क्या होगा, प्लस आई R1, तो हम लिखेंगे प्लस आई R1। उसके बाद आगे बढ़े, क्या कहां पर पहुंचे, V1 पर, क्या लिखेंगे, प्लस V1, प्लस पर पहुंचे ना तो प्लस V1। V में I मल्टीप्लाई मत कर देना, समझ रहे हो ना, तो I1 इंटू V1 लिख दिया, I डैश V1, वो तो वोल्टेज है ही है पहले से ना। फिर यहां पर प्लस I डैश R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस V2, फिर प्लस I R4 इक्वल टू 0, इक्वल तो पहले लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर जो है हमने क्या किया, a माइनस बी किया, और a माइनस बी करने के बाद वापस a से b तक जाएंगे, लेकिन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हुए, प्लस I इंटू R1, फिर यहां पर पहुंचे प्लस V1, और फिर I डैश इंटू R2, फिर माइनस V2, और फिर प्लस I R4, ठीक है। तो ऐसे हम यहां पर सारी वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लिया आपको यहां पर x और y के बीच निकालना है, तो हम लिखेंगे vx माइनस vy। अब x से y चलेंगे, तो x से y चलेंगे तो यहां पर पहुंचे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस v1, फिर ये हो जाएगा प्लस i डैश r2, फिर हो जाएगा माइनस v2, और पहुंच गए वापस y पर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार x से y तक जाने का ये रास्ता है, तो ये भी तो है, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं x से y। तो इधर तो 3 एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इधर तो एक ही पढ़ रहा है, तो क्या इधर से कुछ आंसर गलत आएगा, बिल्कुल नहीं। जो आंसर आपको इधर से मिलेगा वही यहां से मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली। जब आप वैल्यूज रखें, ऐसे तो देखने में अलग अलग लगेगा, लेकिन जब आप उनकी वैल्यूज रखेंगे जो क्वेश्चन में दी जाएंगी, तो अगर यहां से x माइनस वाई आपने सॉल्व किया और ये 10 वोल्ट आया है, तो जब इधर से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली 10 वोल्ट ही आएगा। दैट मीन्स हम x और y ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, vx माइनस vy इज इक्वल टू, इधर से जाएंगे तो प्लस i माइनस आई डैश इंटू R3, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे या ऐसे निकालोगे, दोनों से सेम आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास अगर कोई भी, मान लिया 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के, जैसे A से B तक पहुंचने का हमारे पास यहां पर 2 रास्ता है, ठीक है। 2 रास्ते कौन कौन से, एक तो हम सीधे सीधे चले जाएं और एक हम इधर से चले जाएं ऐसे। दोनों रास्ते से आप सॉल्व करेंगे, सेम आंसर मिलेगा, तो फिर हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे जहां पर कैलकुलेशन कम हो। जब दोनों से आंसर एक ही आएगा ना, तो उस रास्ते को फॉलो करो जहां कैलकुलेशन कम हो। जैसे आप यहां से सीधे गए तो आपको 3 एलिमेंट सॉल्व करने पड़े, और अगर आप इधर से जाते
एक सॉल्व करना पड़ता है, आंसर दोनों से एक ही आना है, तो हम इधर वाले को सॉल्व कर लेते तो ज्यादा और आसान हो जाता। तो ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया यहां पर कि आप यहां से ए से बी तक जाने का जो भी रास्ता मिले वो फॉलो कर सकते हैं, आंसर सबसे एक ही आएगा। तीन रास्ते हैं तो तीनों से आंसर सेम ही मिलेगा, कोई भी रूट आप फॉलो करें। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब कोई भी रूट फॉलो करने की बात आ गई तो हमें ये तो टेंशन खत्म हो गई कि हमें क्या करना है, तो हम उसमें फिर क्या करेंगे, जिसमें कम कैलकुलेशन होगा उस रूट को फॉलो करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि मान लिया रास्ते तो हमारे पास दो हैं, लेकिन एक रास्ते में हमें सारी वैल्यूज पता है और दूसरे में नहीं पता है सभी वैल्यूज। तो जिसमें पता है फिर वही रास्ता आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते को फॉलो किया तो आंसर तो वही आना है, लेकिन जब आपके पास वैल्यू नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। जैसे मान लो हमने भी क्या कहा कि x से y तक जाने का एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, तो आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन मान लो हम ये हटा दें यहां से, इसकी वैल्यू हम ना दे तुम्हें, तो अब आपके पास क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब इधर से आंसर तो मिल सकता था, लेकिन उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए यहां का रेजिस्टेंस चाहिए और वो रेजिस्टेंस है नहीं। तो जब रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है तो फिर क्या होगा, आपकी मजबूरी हो गई कि आप सीधे वाले रास्ते को फॉलो करेंगे जिसमें सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि यहां पर जो हमने सीखा वो क्या था कि आपको ए और बी या दो कोई भी पॉइंट है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहां पर वही करंट फाइंड, करंट देखो, हाँ करंट के लिए भी बता देते हैं। करंट यहां पर जो है वो नॉर्मली क्वेश्चन में दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें करंट नहीं दी गई है तो फिर आपको वो करंट पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब सॉल्व तभी होगा जब आई और आई डैश की वैल्यूज पता होंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि करंट की वैल्यू आपको दे दी जाए या ना दी जाए। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो जो जो चीज बता रहे हैं सब कुछ उसमें है, अभी हम क्वेश्चंस में सारी चीज सीख लेंगे, ठीक है। तो करंट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसा एक्चुअल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मली करंट दे देते हैं, क्योंकि अगर करंट नहीं देंगे तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो करंट अगर पहले से दे दी गई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं दी गई तो निकालना पड़ेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने दे दिए। तो बातें क्लियर हो गई कि हमने क्या सीखा, ए से बी तक जाना है, करंट फाइंड आउट करेंगे, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाएंगे, ए माइनस बी लिखेंगे और देन किरचॉफ लॉ लगाते हुए ए से बी तक जाएंगे। अगर दो रास्ते हैं तो कोई भी रास्ता फॉलो कर लो, आंसर सेम आएगा। अगर दोनों रास्तों में से जो आसान लग रहा है, जिसमें कम एलिमेंट्स है, वो फॉलो करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा। लेकिन शर्त यही है कि जो भी रास्ता फॉलो कर रहे हैं, जो रूट फॉलो कर रहे हैं, उसमें सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो और क्वेश्चंस पर वापस आ जाओ। डायग्राम में प्लस माइनस बना लेना, वो उसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस जैसे हमने बनाया वो बना लो।
अब जैसे इसमें आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, करंट जैसे ऐसे दिखाई गई तो आप यहां पर करंट के हिसाब से प्लस माइनस बना लेंगे सबके। यहां पर भी वही सेम करंट पहुंचेगी, तो यहां पर 2 एम्पियर की करंट पहुंचेगी, प्लस माइनस 2 एम्पियर, प्लस एंड माइनस। फिर आप यहां पर VA माइनस VB लिखेंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो जब आप वही मतलब सॉरी लिखते हुए चले जाएंगे, जैसे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो VA माइनस VB यहां से चलेंगे प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस I इंटू आर, दैट मीन्स 2 इंटू 6, और फिर यहां पर पहुंचेंगे प्लस 12, फिर यहां पर पहुंचेंगे प्लस 2 इंटू 9, और फिर यहां पर माइनस 4, और फिर प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी ने किया? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फोर्टी 48 वोल्ट फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड बी। यहां पर आपको एक डायग्राम दिया गया इस तरीके से, और इसमें आपको बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू R, और ए और बी के पोटेंशियल्स बताने। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताना है, पोटेंशियल्स बताने हैं इन ए और बी पॉइंट के। तो जैसे कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो सर्किट ओपन है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, लेकिन ये ओपन थोड़े ही, क्लोज सर्किट है। जैसे आप देखो, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, तो जब ये दोनों ही ग्राउंडेड हैं, तो दोनों का आप एक में जोड़ भी तो सकते हैं। तो एक तरह से ग्राउंड और ग्राउंड आपस में कनेक्टेड ही होगा, उसको बस ऐसे दिखा दिया गया बनाकर, तो एक ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो ये हम यहां पर ऐसे मानेंगे कनेक्टेड है, और वैसे भी हमने यहां पर जैसे करंट दिखा रखी है तो फ्लो कर रही है, तो वो क्लोज सर्किट तो बनेगा, तभी तो फ्लो करेगी करंट। अब आपको करना क्या है, जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, और ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, तो दोनों जगह पर हमने जीरो लिख दिया। फिर करंट को ऐसे दिखाया गया, तो इसका मतलब यहां पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी, तो ये 1 एम्पियर, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां पर भी वही सेम करंट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस यहां पर रख दिया गया। ठीक है, तो प्लस माइनस हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको पीछे बताया गया था कि VG, जैसे आप A माइनस बी लिखते हैं, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, VG माइनस VG। ठीक है, मतलब जैसे हम इनिशियल और फाइनल तो दोनों सेम ही है, तो हम VG माइनस VG लिख रहे हैं, और फिर हम यहां से चलेंगे, जैसे हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो यहां से चलेंगे प्लस I इंटू आर, तो 1 इंटू 2 लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे 1 इंटू 2,
फिर क्या लिखोगे, -12, बैटरी पर पहुंच गए, माइनस टर्मिनल पर -12, फिर प्लस आई इंटू आर, तो 1 इंटू आर हो जाएगा, फिर प्लस आई इंटू आर मतलब 1 इंटू 4। ठीक, फिर वापस वहीं पर पहुंच गए। अब देखो ये तो दोनों ही जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो, तो ये तो अल्टीमेटली हो गया जीरो, ये हो गया 2 -12 प्लस आर प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4 + 2 6 और -12 है मतलब -6 प्लस आर, दैट मीन्स ये इंप्लाई क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू +6, आर की वैल्यू 6 ओम आ जाएगी। तो देखो ए और बी के पोटेंशियल हमें निकालने थे, तो हमने क्या किया, VA माइनस VG कर दिया, क्योंकि हमने VG इसलिए लिया क्योंकि G का पोटेंशियल हमें पता ही है जीरो है, तो जब ये जीरो कर देंगे तो A आ जाएगा, A का पोटेंशियल आ गया यहाँ पर 4 वोल्ट। ऐसे ही VB माइनस VG करेंगे, तो जब आप B माइनस G करोगे तो B से G की तरफ चलोगे तो +12 और -1 इंटू 2, G का पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो यहां पर हो जाएगा जीरो, ये VB की वैल्यू क्या आ गई, 12 - 2 दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, in the circuit shown in figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is, A का पोटेंशियल जीरो है, B का बताना है, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 1 वोल्ट। जैसे यहां पर आपको A का पोटेंशियल उसने लिख कर दे दिया, दैट इज VA इज इक्वल टू 0, नहीं लिख कर देता तो ग्राउंड बना सकता था, ग्राउंड बनाकर भी यहां पर पोटेंशियल हम जीरो कह सकते हैं। तो कैसे भी दिया जा सकता है, ये चीज हमने आपको कैपेसिटर में समझाया भी था।
अब यहां पर आप देखो एक पॉइंट की, जैसे बी से आपको आना है ए तक, ठीक है, बी से ए तक आना है, तो हमें बी का पोटेंशियल यहां पर निकालना है, ए का हमें पता है। तो बी से ए तक आने के तीन रास्ते हैं आपके पास, आप इधर से चले आओ यहां तक, या फिर आप इधर से यहां तक चले आओ, और या फिर आप बीच वाले रास्ते को फॉलो करो, ठीक है। आंसर सबसे एक ही आएगा, लेकिन यहां पर है एक प्रॉब्लम। जैसे हमने बताया था ना कि आपके पास तीन रास्ते हैं, चार हैं, दो हैं, जो भी हैं, आप किसी भी रास्ते को फॉलो करेंगे, किसी भी रूट को फॉलो करेंगे, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो हम हमारे पास तीन रास्ते हैं, तो हम इधर से भी आ सकते हैं, बीच से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि उसने यहां रेजिस्टेंस तो लगाया लेकिन उसने नहीं दी, ठीक है। तो अब जब वैल्यू नहीं दी है तो आपको इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर पता ही नहीं कि क्या है। तो जब पता ही नहीं है तो इस रास्ते से आओगे तो इसको रखोगे क्या, वैल्यू दी ही नहीं गई, तो यानी कि ये हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसने यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है। ऐसे अगर हम इधर से आए तो यहां पर रेजिस्टेंसेस R1 R2 लिख दिया गया है, लेकिन R1 R2 की अगेन कोई वैल्यू उसने दी नहीं, जबकि बिना R1 R2 की वैल्यू के आप वोल्टेज निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब था तो हमारे पास एक और रास्ता, लेकिन ये भी रूट बेकार है क्योंकि इसमें दो चीजें हमें पता नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बीच वाला, ये ठीक है। इस रूट में अगर आप देखो तो सब कुछ पता है तुम्हें। कैसे, यहां से देखो, आप यहां से यहां तक आएंगे तो बीच में एक बैटरी है, उसका वोल्टेज पता है। यहां पर करंट पहुंचेगी कितनी, 2 एम्पियर। तो अगर करंट 2 एम्पियर है तो यही करंट यहां पर पहुंच के दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इधर चली जाएगी 1 एम्पियर। कैसे हम जान गए, उसने दे रखा है ना 1 एम्पियर, तो इसी से हमें पता चल गया कि इधर करंट 1 एम्पियर ही गई होगी। तो जो बची हुई 1 एम्पियर करंट है वो इधर जाएगी, जो बची हुई 1 एम्पियर करंट है वो इस साइड में जाएगी। फिर ये करंट यहां पर पहुंचेगी, इधर 2 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, पहले से ही आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बीच वाली ब्रांच में नहीं पता था, पता कर लिया हमने। अब आप इसी करंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस रखेंगे, तो यहां पर जस्ट आप इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब आप कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, आप यहां से चलेंगे इस लोकेशन से, पहले आप डी तक आएंगे, फिर सी तक आएंगे, और फिर आप ए तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें पता है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू, बी से चलेंगे -2, फिर यहां पर पहुंचेंगे +2 इंटू 1, ठीक है। और फिर आप यहां पर आएंगे, क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और ये हो गया 0, तो ये ए की वैल्यू क्या हो गई, 0। -2 +2 +1 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, इसका फर्स्ट ऑप्शन करें। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो अब आप देखो, यहां से पहले के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उसमें और इसमें अंतर क्या है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हमने उसमें सब में करंट दी गई थी,
पहले से प्रोवाइड कर दी गई थी करंट, लेकिन इसमें आपको करंट ही नहीं दी गई और बिना करंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको करंट नहीं दी गई है तो हमें करंट निकालना, और करंट निकालने के मेथड्स हम लोग पीछे सीख चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी और किरचॉफ लॉ में भी। भाई किरचॉफ लॉ में आप क्या कर रहे थे, करंट ही तो निकाल रहे थे अलग अलग रेजिस्टेंसेस में। तो कुछ भी यहां पर है पीछे के कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे कि यहां हमें करंट निकालना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें इन दोनों ब्रांच की करंट चाहिए। अब यहां अच्छी बात क्या है कि सिर्फ एक ही बैटरी लगी है। जैसे अगर मान लो यहां लगी होती, यहां भी लगी होती, यहां भी लगी होती बैटरी, तब तो आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, सिर्फ किरचॉफ लॉ ही आपको लगाना पड़ता। लेकिन जब एक बैटरी दी है तो हमने सोचा कि अगर यहां पर करंट आई हो, यहां पर करंट मान लिया, टोटल करंट जो है वो आई करंट यहां इसी बैटरी से चली, तो वो करंट जब यहां पर पहुंचेगी आई तो उसके पास दो रास्ते होंगे, दोनों रास्तों में बट जाएगी। तो हमने फिर आगे देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें दोनों मिल रहे हैं इक्वल, 4 + 2 6, 2 + 4 6। तो जब दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों ब्रांच में जाने वाली करंट भी सेम हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा I/2 और ये भी यहां पर हो जाएगा I/2। ठीक है, I/2। अब जब दोनों में करंट यहां पर सेम है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हम अगर ये टोटल करंट निकाल लें तो उसी का आधा आधा इधर कर देंगे। ठीक है, और टोटल करंट निकालने का मतलब टोटल वोल्टेज V है और टोटल रेजिस्टेंस इसका निकाल लो। तो हमें इसका निकालना है टोटल, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप देखो ये जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो ये 6 ओम हो जाएगा, और ये दोनों भी सीरीज में है, ये हो जाएगा 6 ओम, और ये 6 और 6 पैरेलल में है। पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 ओम। दैट मीन्स जो करंट है वो हो जाएगी I = V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हो गई यहां पर 10। V कितना है, 10। अब R इक्विवेलेंट देखो, देखो कोई बहुत बड़ा सर्किट है नहीं तो इसी में बता दे रहे हैं, 6 और 6 3 हो जाएगा पैरेलल में, और ये जब पूरा इतना हटा देंगे यहां से तो इसकी जगह एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा 3 ओम, और वो इन दोनों के साथ कैसे होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि एक लूप बन जाएगा ना, ऐसे ऐसा एक लूप बन जाएगा। यहां बैटरी लगी, दो रेजिस्टेंस यहां पर है 1 1 और एक यहां पर आ जाएगा 3, तो 3 + 2 5। दैट मीन्स यहां जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा यहां पर 1 + 1 प्लस इनका जो सॉल्व करेंगे 3। ऐसे मैंने अलग अलग लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2। और अगर ये 2 एंपियर करंट यहां पर आ गई तो ये करंट अगर 2 एंपियर है तो ये हो जाएगी 1 एंपियर और ये हो जाएगी 1 एंपियर। ठीक है, अब आपको डी और बी के बीच निकालना है। आपके पास तीन रास्ते हैं, आप डी से बी इधर से जा सकते हैं, आप डी से बी इधर से जा सकते हैं, आप डी से बी इधर से होते हुए यहां भी आ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आप आ सकते हैं। तो आप इधर गए, ऐसे उल्टा भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, चौथा रास्ता भी है आपके पास। ठीक है, लेकिन हम लोग जब जान रहे हैं कि किसी भी रूट को फॉलो करेंगे आंसर सेम ही आना है, तो फिर हम छोटे रूट को फॉलो करें, बड़े रूट में ज्यादा एलिमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम सीधे सीधे एक तरीके से यहां से चलते हैं, यहां से, और घूमकर यहां पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इधर देखेंगे तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, करंट ऐसे आ रही ना, और करंट कितनी 1 एंपियर, और इसमें भी करंट इधर से 1 एंपियर आएगी, 1/2 का मतलब ये 1 एंपियर हो जाएगा ना। करंट 1 एंपियर, तो यहां पर आ जाएगी करंट कितनी 1 एंपियर, और ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, देखो जितना हमने ब्लैक से बनाया था वो तो आपको क्वेश्चन में पता ही, डायग्राम दिया गया, बाकी जितना कुछ बनाया गया है वो सब सॉल्व करने के बाद बनाया गया है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने यहां पर चीजों को लिखा है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं VD माइनस VB। VD माइनस VB। ठीक है, D से B की तरफ चलना है तो D से चलो B की तरफ, तो 1 × 4 प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 × 4। ठीक है, फिर यहां से घूमकर इधर आए माइनस पर, -1 × 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 - 2 दैट इज 2 वोल्ट।
डी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी आपने सीखा कि यहां पर आपको करंट नहीं दी गई थी, तो करंट यहां पर आपको निकालनी पड़ी पहले, और उसके बाद देन आपने आगे कैलकुलेशन किया यहां पर, ठीक है। तो ऐसे भी दिया सकता है और डायरेक्ट करंट देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown, the cell A and B have negligible resistances. For VA 12 volt, R1 500 and R is equal to 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB is. ये AIPMT में आपके यहाँ पूछा गया था। तो जैसे उसने यहाँ पर एक पॉइंट दिया आपको कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, और हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो करेगी तो डिफ्लेक्शन होगा जरूर। तो इसका मतलब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इतना तो हम लोग को पता ही है कि गैल्वेनोमीटर लगा है तो वो इसी तरह से अमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगता है तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, हमने पीछे बताया भी था। और करंट को अमीटर से मेजर किया था उसको सीरीज में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर जस्ट डिफ्लेक्शन को मार्क करने के लिए लगा दिया जाता है। बाकी डिटेल जो है वो हम आपको आगे बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर को क्यों जरूरत पड़ती है अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की, क्यों मॉडिफाई करना पड़ता है। तो फिलहाल डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब सीधा हो गया कि करंट जीरो। अब करंट अगर जीरो है यहां पर इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जा रही, तो जब करंट नहीं जा रही तो जो करंट यहां से चलेगी वो करंट यहां पर पहुंचेगी आई, और वही करंट सीधे इधर भी चली जाएगी और वापस बैटरी में। क्योंकि वैसे तो ये करंट इधर भी जाती बट उसने कह दिया इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं, मतलब उसमें कोई करंट नहीं जा रही। तो जब कोई करंट इसमें है नहीं तो जो करंट यहां से चलेगी वो इधर से होते हुए वापस आ जाएगी। दैट मीन्स हम यहां पर डायरेक्टली फिर यही कह सकते हैं कि जो ये करंट है वो V अपान R इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं। V की वैल्यू क्या है 12, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 100, और ये क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, हमें लेकिन निकालना क्या है, निकालना तो हमें VB है ना। तो आप ये देखो जरा कि ये जो VB है वो डायरेक्ट इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ही तो कनेक्ट है, यही तो कनेक्ट है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही यहां होगा क्योंकि पैरेलल में है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता तो है लेकिन उसमें जब करंट ही जीरो है तो बेकार ही है वो, ठीक है। क्योंकि अगर करंट जीरो है तो V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग आई जीरो कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब यहां कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ही VB कनेक्ट है, इसलिए VB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर के बराबर होगा। दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू I इंटू आर। I की वैल्यू हमने क्या निकाली 12 अपान 600 और R कितना है 100, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि VB की वैल्यू 2 वोल्ट हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं 26, 27 एंड 28, ये तीनों कैपेसिटर के क्वेश्चन हैं। तो कैपेसिटर में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ऐसे ही है, इसमें कैपेसिटर्स लगा दिए गए और आपसे पूछ लिया गया हर एक पर चार्ज बताओ क्या होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पूछ लिया गया, कुछ भी ऐसे करा जा सकता है। तो किरचॉफ्स लॉ हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो ये कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 2-3, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कुछ एग्जाम से पूछे गए हैं, बट आप लोगों के यहाँ ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए गए, बट दिए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ नई चीज है नहीं, ना ही कोई नया रूल सीखना है आपको, ना कोई नई बात है उसमें। कैपेसिटर हम पढ़ ही चुके हैं, और बाकी यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पर, वही आपको बस एक बार बता देना है, ठीक है। 26 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको 2 कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं, 2 बैटरीज दिखाई गई, एक ही लूप बनाया गया। तो इसका मतलब फिर चार्ज तो सब पर सेम ही रहेगा, अलग अलग तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। जब आप जोड़ेंगे तो वो पूरा चार्ज इसी में फ्लो करेगा, तो जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज इस पर आ जाएगा। तो हम यहां से दिखा रहे हैं, मान लिया क्यू चार्ज। अगेन आपको पहले बता दिया, जैसे 2 बैटरीज हैं तो बड़ी बैटरी से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ हमेशा, ठीक। ऐसा नहीं कि छोटे वाले से दिखाएंगे तो गलत आंसर आएगा, नहीं आएगा, सही आएगा आंसर एकदम। लेकिन आपको जैसे इधर से दिखा देंगे तो आप यहां पर देखेंगे डोमिनेट तो यही करेगा, तो ये डोमिनेट करेगा, तो इधर से दिखाएंगे तो माइनस वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फिर वो चार्ज आप निकालोगे, आप वो कैसे आ जाएगा माइनस में, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा माइनस में है तो इसका मतलब चार्ज ऐसे नहीं बल्कि इसके उल्टा फ्लो करेगा। तो इससे बेटर है कि हम बड़ी वाली बैटरी से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो हमने यहां से दिखाया। अब ये चार्ज यहां पर जाएगा, ठीक है। तो जब ये चार्ज यहां पर घूमकर जाएगा तो ये जो चार्ज है जिस प्लेट में एंटर करेगा उसको प्लस करेगा। हम ये जानते हैं ना कैपेसिटर से, जिसमें पहले चार्ज एंटर करता है उसको प्लस करता है और अगले वाले पर माइनस होता है, इंड्यूस चार्ज। तो यहां पर ये माइनस, और चार्ज होगा कितना, क्यू, यही टोटल चार्ज। यही चार्ज घूमकर जब इधर जाएगा तो ये इस पहली प्लेट को प्लस करेगा, दूसरे को माइनस, और इस पर टोटल चार्ज होगा कितना, वही मतलब टोटल का मतलब वही एक किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, और यही चार्ज वापस बैटरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये जो हम चार्ज यहां दिखाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि ये चार्ज यहां फ्लो कर रहा है, ये टोटल चार्ज होता है। मतलब जब ये करंट फ्लो करती है, ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने पर मैक्सिमम चार्ज इस पर कितना आता है, ये वो है, ये मैक्सिमम चार्ज होता है। पॉइंट हमने आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन में समझाया था कि कैपेसिटर में जब ऐसे दिखाते हैं तो जैसे करंट दिखाते हैं तो करंट लगातार फ्लो कर रही होती, लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो स्टोर हुआ है यहां पर, ठीक है। ये स्टोर्ड चार्ज को आपको रिप्रेजेंट कर देता है। हम लोग यहां पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक जगह से हम स्टार्ट कर दें, कोई भी कॉर्नर, जैसे मान ली यहां से स्टार्ट। अब चाहे ऐसे चलो चाहे इधर से चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मान लिया इधर से आप चले, जैसे चार्ज जा रहा और वापस यहां पर आ गए, ठीक है। तो जरा देखते हैं इस लूप में, ये जो एक ही लूप है तो फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसमें जब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा। यहां से चलेंगे +6 हो जाएगा ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर पहुंचे। अब देखो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो हम यहां पर +6 लिखेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे प्लस पर, तो हम लिखेंगे प्लस Q डिवाइडेड बाई 8, Q बाई 8 हो जाएगा ना। और यहां से फिर हम यहां पर पहुंचेंगे तो -12, और फिर यहां आएंगे +Q डिवाइडेड बाई 4,
इक्वल टू 0। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे आप यहां पर अगर जो कैपेसिटी है, जैसे यहां से आप देखो कैपेसिटी जो यहां पर है, इसको अगर माइक्रोफैरेड में रखोगे, कैपेसिटेंस को माइक्रोफैरेड में रखोगे तो क्यू जो चार्ज है वो माइक्रो कूलाम में आ जाता है। यही होता है ना। तो हमने यहां पर 8 और 4 रखा है माइक्रोफैरेड में, तो जब आप यहां से चार्ज सॉल्व करेंगे तो वो चार्ज आएगा माइक्रो कूलाम में आएगा। ठीक है, तो ये हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो यहां पर 8 आ जाएगा, ये Q होगा और ये क्या हो जाएगा 2Q, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3Q इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम दिखाएंगे वैसे ही आप दिखाना, उसी के हिसाब से हम आंसर बताएंगे आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो नोट कर लिया 26। इसमें भी जैसे दोनों बैटरी सेम है तो भी हम दोनों बैटरी में ये नहीं कि दोनों से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, एक से ही दिखाओ आप। ठीक है, जैसे मान लिया यहां से हमने दिखाया तो हमने मान लिया कि Q1 चार्ज चलेगा, तो ये Q1 चार्ज यहां पर पहुंचेगा, इसे करेगा प्लस, इसे करेगा माइनस और चार्ज आ जाएगा Q1। ठीक है, आगे पहुंचेगा, मान लेते हैं इधर चार्ज चला गया Q2, तो ये इसे करेगा प्लस, इसे करेगा माइनस और चार्ज इस पर कितना आ जाएगा Q2। ठीक है, यहां पर और इधर साइड में जब इधर चार्ज Q1 आया, Q2 इधर चला गया, तो इधर क्या जाएगा Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगी प्लेट प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, वही चार्ज इस पर चला जाएगा, घूमकर ये बैटरी को सर्किट को कंप्लीट कर लेगा इधर। अब हमें क्या करना है, किरचॉफ लॉ फिर से लगा देना है, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो हम यहां से कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना रहता है, इधर से चले हम घूमते हुए और वापस यहां पर आ गए, फर्स्ट हो गया। इसमें भी यहां से हम चलेंगे इधर से घूमते हुए और वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा सेकंड। देखिए जरा यहां पर इक्वेशंस बनवाइए। फर्स्ट नंबर फर्स्ट वाले में लगाएंगे, यहां से चलेंगे यहां पर पहुंचेंगे, क्या लिखें प्लस Q1 बाई 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस Q2 बाई 4 लिखेंगे, तो प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस 6, वापस वहीं पर पहुंच गए इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन, यहां से स्टार्ट हमने किया है, कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से ही हमने किया, माइनस पर पहुंचेंगे, माइनस Q2 बाई 4, Q2 बाई 4, फिर प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 4, प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, फिर यहां पर प्लस 6,
इक्वल टू सेकेंड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट हो रहा है वो देखो, क्या आया Q1 4.8, 4.8 आएगा, 4.8 माइक्रो कूलम। और Q2 14.4 आएगा, 14.4, 14.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, और बाकी क्या निकालना, Q1 माइनस Q2 तो सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लेंगे, माइनस 9.6 आया होगा। माइनस 9.6 माइक्रो कूलम। हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से कभी इस क्वेश्चन को क्लास में नहीं सॉल्व किया, बस एक बार सॉल्व किया है, रिकॉर्ड मेरा कायम है। Q1 Q2 और ये देखो, ये जो Q1 माइनस Q2 ये हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है उसका क्या मतलब है। तो जैसे करंट में आपको बताया गया था कि अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हमने तो यहां माना था कि Q1 माइनस Q2 करंट इधर से जा रही, ये प्लेट होगी प्लस, ये प्लेट होगी माइनस। लेकिन यहां पर जब सॉल्व किया गया तो ये देखा गया कि Q1 माइनस Q2 की वैल्यू तो माइनस में है 9.6। तो हम इसका फाइनल बता देते हैं कि एक्चुअल में ये फाइनली कैसा दिखेगा। बाकी सब तो वैसे रहेंगे, बाकी तो सब जैसे हैं, जो प्लस है जो माइनस है वो वैसे रहेगा। जैसे बाई चांस आपको यहां पर उसने कह दिया ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है, और उसने आपसे कुछ ना पूछकर उसने कह दिया कि बताओ बी पर चार्ज कितना होगा, प्लेट बी का चार्ज। अब आपको नहीं पता, आपने पता लगा 9.6 माइक्रो कूलम देखा, बी पर माइनस 9.6 उठा के टिक कर दिया, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस हमने माना था ए और बी, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस 9.6। तो एक्चुअल में जो इसके ऊपर चार्ज का फ्लो हुआ होगा वो इधर से हुआ होगा। यही तो मतलब हुआ इसका कि भाई आपने माना इधर तो 9.6, लेकिन वो है माइनस में, तो मतलब चार्ज ऐसे नहीं बल्कि इधर से फ्लो किया होगा एक्चुअल में। तो एक्चुअल कंडीशन बाद में ही सॉल्व करके पता चली हमें, तो इसका मतलब चार्ज इधर से फ्लो किया होगा। तो ये वाली प्लेट एक्चुअल में प्लस होगी और ये वाली माइनस, तो ये ए वाली प्लेट माइनस होगी और बी वाली प्लस होगी। तो अगर हमसे बी पर चार्ज पूछा जाए तो हम प्लस में लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, इतना ही 9.6 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया ना। तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, हम दोबारा थोड़े सॉल्व करेंगे। जैसे करंट इधर से इधर फ्लो करती 3 एम्पियर, उल्टा अगर आ गया माइनस आ गया तो उसका तो उल्टा फ्लो करेगी, वैसे चार्ज उल्टा फ्लो करेगा। तो जब चार्ज उल्टा फ्लो करेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो फाइनली ये सिचुएशन होगी इस वाले कैपेसिटर की, इस वाले कैपेसिटर के साथ में ऐसे करके आप बना लो तो आपको याद रहेगा कि क्या बताया गया था। ठीक है, जैसे सभी कैपेसिटर पर आपको चार्ज देखना है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी पीछे रेजिस्टेंस वाला हम लोगों ने किया था। जैसे यहां से अगर चार्ज निकलेगा Q1 तो वापस Q1 एंटर करेगा इसमें, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये फ्लो करके इधर ही आ जाएगा, इसी में पूरा फ्लो कर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर आप Q1 निकालेंगे तो वो Q1 क्या हो जाएगा, C इंटू वी, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज
10 माइक्रोकूलम। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस बैटरी से अगर चार्ज निकलेगा Q2 तो Q2 वापस एंटर भी करेगा, मतलब इसी में घूमकर वापस आ जाएगा, इधर चार्ज नहीं जाएगा। तो यहां से अगर आप Q2 निकालेंगे, C इंटू V करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स ये वाला जो बीच वाला कैपेसिटर है इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि वो क्लोज्ड लूप में नहीं है। ठीक है, ये क्लोज सर्किट में, क्लोज का मतलब अगर एक पॉइंट पकड़े हम तो वहीं पर हम वापस आ सकें किसी दूसरे रास्ते के थ्रू, लेकिन यहां पर अगर हम इधर चले गए तो वापस आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, और जिस रास्ते से जाएंगे उधर से हम वापस आ नहीं सकते। क्लोज लूप का मतलब कि हम घूम कर वहीं पर वापस पहुंच जाए। तो इसका मतलब इस 2 माइक्रोकूलम के ऊपर चार्ज हो जाएगा 0। अगेन वही यहां पर रिजल्ट लिखेंगे आप कि नो क्लोज सर्किट, no closed circuit implies that no charge. No closed circuit implies that no charge. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का पहले मतलब समझ लें कि एक्चुअल में हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के क्वेश्चंस कराए इसमें हमने आपको क्या बताया कि ये जो यहाँ पर चार्ज आप दिखाते हैं ये फाइनल चार्ज होता है कि मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर कितना स्टोर हुआ। तो वो मैक्सिमम चार्ज जो फाइनल स्टोरेज चार्ज होता है वो चार्ज यहां दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया किसी कैपेसिटर को आपने चार्ज किया तो पहले तो एट t इक्वल टू 0 पर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, अनचार्ज रहा होगा। तो एट t इक्वल टू 0 चार्ज क्या हो गया, 0। बाद में आपने उसको चार्ज किया, तो जब चार्ज किया तो आपने देखा कि आफ्टर टाइम t, t इक्वल टू t का मतलब टाइम t के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, तो आपने वहां पर देखा कि जो चार्ज है Q वो Q के बराबर हो गया। Q इक्वल टू Q का मतलब चार्ज Q के बराबर है, टाइम t के बराबर है, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया Q। ठीक है, तो अगर हम एक यहां पर ये कंडीशन देख रहे हैं तो यही ऐसे हम चार्ज करते हुए चले जाएं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम देखें तो लॉन्ग टाइम का मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब एक लंबे समय तक हमने उसको छोड़ दिया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q। तो ये जो चार्ज यहां पर Q है एक लॉन्ग टाइम के बाद ये एक तरह से फाइनल चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज। ठीक है, ये फाइनल चार्ज यहां पर हो गया जितना उसके ऊपर स्टोर हुआ। ठीक, तो हम अभी तक जो कुछ पढ़ रहे थे वो ये वाली कंडीशन पढ़ रहे थे, फाइनल चार्ज ये है और ये स्टोर हुआ है, तो यहां पर उस चार्ज की वैल्यू वगैरह क्या होगी वही सब हम यहां कर रहे थे, यही हम कैपेसिटर में करते हैं। लेकिन इस चार्ज तक पहुंचने से पहले क्या हुआ, मतलब यहां से शुरुआत हुई थी ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने के बीच में किस तरह से चार्ज का इंक्रीमेंट होता है वो हमें यहां पर देखना है। समझ गए ना कि अभी तक हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि ये मैक्सिमम चार्ज है, इसी को हम देख लेते थे किस पर कितना चार्ज होगा, तो वो मैक्सिमम चार्ज जो होता था वो हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम यहां से देख रहे हैं कि ये चार्ज यहां तक मैक्सिमम आया, लेकिन ये कैसे आया, तो स्टार्टिंग तो यहां से की होगी ना आपने, तो यहां से यहां तक पहुंचने के बीच में जो चार्ज होता है वो किस तरह से इंक्रीज करता है कैपेसिटर के ऊपर। तो हम लोग अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्ज कर लेंगे फिर उसको डिस्चार्ज करेंगे, तब वो कैसे डिस्चार्ज होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में है क्या, देखो अभी तक आपके लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसमें अभी एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा, पूरा जब कर लेंगे सॉल्व करके लास्ट में एक रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं अभी तक, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लेवल में पूछे गए। लेकिन उससे पहले की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं,
इंजीनियरिंग में तो पूछा जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे। जैसे एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट कुछ जगह पर आते हैं, जैसे हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे तो उसमें डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, लेकिन आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, लिख दिया जाता है, बस ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो वो आपको याद रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पर भी आपको इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, तो वो इक्वेशंस हम लोग याद कर लेंगे। मे भी वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया, बट दिया जा सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो पूरी चीज पढ़ लेंगे कि उसमें कहीं बीच से कुछ पूछा जाए तो हमें पता हो, लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के जो 2 पॉइंट निकलेंगे उन्हीं पर पूछे गए, तो क्वेश्चंस वैसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं यहां पर, जैसे सपोज कर लिया यहां पर एक सेल है और इसका ईएमएफ ई के बराबर है, यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है ऐसे ही, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है जिससे कि सर्किट में जाने वाली करंट को हम लिमिट कर सकें, ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर करंट यहाँ पर फ्लो करा सकें। तो ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर एक सर्किट बनाया जाता है चार्ज करने के लिए। अब ये जब यहाँ पर कनेक्शन आपने दे दिया तो यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, भाई करंट फ्लो करेगी तो करंट जाएगी, तो करंट जब इसमें एंटर करेगी, करंट का फ्लो मतलब एक तरह से चार्ज का फ्लो हम लोग मान लेते हैं, तो जब करंट इसमें एंटर करेगी तो इस प्लेट को प्लस करेगी और इसको माइनस। तो मान लेते हैं कुछ समय के बाद हमने देखा कि इस कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज स्टोर हो गया, ठीक, अभी और बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा वो बात की बात है। तो हमने बीच की कोई कंडीशन ले ली इस पर क्यू चार्ज, और करंट कितनी फ्लो कर रही आई, वही करंट यहां पर पहुंचेगी, तो हम रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस लिखते हैं। तो ये सर्किट यहां पर है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। हमें इसी करंट की वैल्यू यहां पर देखनी है क्या हो जाएगी, और करंट के बेसिस पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर चार्ज, पोटेंशियल, सारी चीजें हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे किसी भी इंस्टेंट के लिए, तो हम यहां लिखेंगे बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। देखो यही, इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे, वहीं से हम स्टार्ट करें कैपेसिटर से, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस आई आर इज इक्वल, सॉरी, माइनस ई इक्वल टू 0, क्यू बाई सी प्लस आई आर माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हम आई आर की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, ये हो जाएगा EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। तो हम I को लिखेंगे EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई RC। करंट को हम लोग लिखते हैं dq बाई dt। जैसे इस पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा ना, धीरे धीरे चार्जिंग कर रहे हैं, तो चार्जिंग का मतलब चार्ज इंक्रीज करेगा, तो चार्ज जिस रेट से इंक्रीज करेगा dq बाई dt, वही हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, वो क्या होगी, करंट। तो एक तरह से यहां पर I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq डिवाइडेड बाई dt, जो चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो, और ये आ जाएगा इक्वल टू EC माइनस क्यू डिवाइडेड बाई RC। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर नोट कर लेंगे इतना पहले। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये एक्चुअल में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट करके ही निकाला जाता है। तो जैसे ये हम ऐसे नहीं कि dt इधर ले जाकर इंटीग्रेट कर देंगे, ये देखो q का फंक्शन है, ये dq है, इसको नीचे लाएंगे और इसे उधर ले जाएंगे, तो जब ये यहां आएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/x वाले फंक्शन में होगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये log x के फॉर्म में आएगा, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो सब हम लोग को करना नहीं है, ऐसे मैंने आपको बता दिया, बस सीधे बस लिख लेंगे यहां पर कि किस लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग
above equation on integrating above equation in limits at t is equal to 0 charge 0 at t is equal to t charge q के बराबर we get हमें यहां पर क्या मिलेगा तो पहले नंबर पर हमें मिलेगा q is equal to q नॉट 1 minus e to the power minus t by rc। तो ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पर इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करती है ना, हमने मैथमेटिक्स में आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 1 माइनस करके ऐसे लिखा गया तो ये इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये 1 माइनस वाला टर्म हटा दिया जाए तो डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने बताए थे। तो यहाँ पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वैसे भी हमें पता है चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिया गया चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, इस फंक्शन के फॉर्म में चार्ज इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एक चीज देखो आप, जैसे ये हमने जब पूरा ऊपर जो बताया है और जो लिमिट्स हमने लगाई हैं, कहीं पर भी क्यू नॉट नहीं है। कहीं पर दिख रहा है क्यू नॉट? सिर्फ हमने यहां लिख दिया क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कहां से आ जाएगा जब कहीं लिखा ही नहीं गया, ना लिमिट में है ना फंक्शन में है, तो क्यू नॉट कहां से आ जाएगा? तो ये एक्चुअल में क्यू नॉट नहीं आएगा। क्यू नॉट की जगह पर क्या आएगा, उसको क्यू नॉट लिखा जाता है इक्वेशन को एक सिमेट्रिकल वे में देखने के लिए। तो जस्ट यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू सीई, और इसी के आगे लिख लेंगे दिस इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी और इसके आगे लिखेंगे मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, बात क्लियर हुई कि यहां पर सीई आएगा, और वो सी क्या है, वो है मैक्सिमम चार्ज है, तो वो यहां पर क्यू नॉट लिख दिया गया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्यू क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज, और क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, जिसकी वैल्यू सी के बराबर है। अब जैसे इसको हमें चेक करना है, तो इस इक्वेशन को चेक करने का मतलब कि अगर हम इसको चेक करें यहां पर, तो स्टार्टिंग का अगर हम देखना चाहें, मतलब t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये जो इक्वेशन है q की वैल्यू 0 दे, मतलब यहां 0 आनी चाहिए। और जब हम एक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें तो चार्ज इस पर मैक्सिमम हो जाना चाहिए, मतलब q इज इक्वल टू q नॉट होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखते हैं इस चीज को चेक करके। एट t इज इक्वल टू 0 q is equal to q नॉट 1 माइनस e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 0। देखो आ गया ना कि एट t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में कोई चार्ज था ही नहीं कैपेसिटर पर, तो ये इक्वेशन भी यही बता रही कि इस इक्वेशन से हमने समझ लिया कि चार्ज स्टार्टिंग में क्या है, 0, और वो होना भी चाहिए था। अब इसी तरह से हम जरा देखें इनफाइनाइट पर क्या होगा। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस, हमने आपको पहले ही समझा रखा है कि अगर माइनस साइन है तो t इनफाइनाइट आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, उसको प्लस में बनाकर फिर रखेंगे, यानी कि इसको हमें नीचे ले जाना पड़ेगा। तो हम यहां पर 1 अपान e टू द पावर t बाई RC रखेंगे।
एंड देन हम यहां पर रखेंगे 1 माइनस 1 अपान ई टू द पावर इंफिनिटी, और ये हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी। 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब 0, दैट इज चार्ज कितना आ गया, क्यू नॉट। मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर चार्ज हो गया मैक्सिमम, यानी कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, दैट इज कैपेसिटर चार्ज्ड फुल्ली। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पॉइंट देख लिया। अब इसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, मतलब वोल्टेज बोल सकते हैं उसको या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब दूसरे पॉइंट को हम यहां लिख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट को, जैसे Q अपान C अगर कर दें तो वो V हो जाएगा, तो इसी इक्वेशन को C से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहां पर Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाई C 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये हो गया। तो ये Q बाई C का मतलब V, और Q नॉट बाई C का मतलब V नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। अगेन अगर चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियल ही इंक्रीज करेगा। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो यहां पर देखो हमने V नॉट भी ऊपर कहीं नहीं लिखा था, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, V नॉट। तो अगर ये V नॉट देखें तो ये है किसकी जगह पर, Q नॉट अपान C की जगह पर आया। अब ये Q नॉट बाई C क्या है, तो Q अभी आपको हमने क्या लिखवाया था ऊपर कि जो ये Q नॉट है वो CE के बराबर है, ये लिखवाया गया था ना। तो Q नॉट की जगह पर जब हमने रखा CE, तो आप देखो C और C हो गया कैंसिल, तो क्या बचा E, मतलब ये V नॉट कुछ और नहीं बल्कि E ही है, और E क्या है, जो वो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसका ईएमएफ है। तो यहां पर V नॉट इज इक्वल टू E, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं करंट। तो करंट के लिए क्या करना है, जो चार्ज वाली इक्वेशन है उसी को हम डिफरेंशिएट कर दें, तो dq बाई dt, तो वो करंट दे देगा, लेकिन हम डिफरेंशिएट करेंगे नहीं,
हम लोग याद सीधे सीधे ही रखेंगे, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन है करंट की, I इज इक्वल टू आई नॉट। देखो जब आप करंट, जैसे यहां पर ये चार्ज था, ठीक है, क्यू नॉट, जो इक्वेशन ये सब हटा दो, ठीक है, जो यहां पर मेन इक्वेशन लिखी गई थी वो ये थी ना। तो आप सोचो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे चार्ज वाली इक्वेशन को, तो करंट आ जाएगी I डी क्यू बाई डी टी। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है ना 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये t है तो t का 1 हो जाएगा, वही जो पावर में है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो ये RC आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन हम लोग को करना नहीं, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि जब आप करंट निकालेंगे तो ये जो पहला वाला टर्म है ये हट जाएगा और माइनस साइन बन जाएगा प्लस। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसमें ये 1 माइनस वाला टर्म हटेगा, बस जो बचेगा वो लिख देना है, e टू द पावर माइनस टी बाई RC। e टू द पावर nx वाला हमने आपको डिफरेंशिएशन कराया था, ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो कि ये आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई RC आ जाएगा। ये आ गई यहां पर करंट। करंट ये फंक्शन बताओ, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है डिक्रीमेंट का? हाँ, डिक्रीमेंट का फंक्शन। ये इंक्रीमेंट का था 1 माइनस वाला और ये डिक्रीमेंट का था। एक्सपोनेंशियल में दोनों फंक्शन यूज होने वाले थे, इसलिए हमने पहले आपको बता दिए थे। तो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई RC, तो ये हमें बता रहा है कि जो करंट है, करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। मतलब जो चार्ज है वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन जो करंट है वो डिक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब यहां देखते हैं आई नॉट क्या है, वेयर आई नॉट। आई नॉट भी जब आप सॉल्व करेंगे इसे डिफरेंशिएट करके तो ये क्या आएगा, वो आएगा E डिवाइडेड बाई R। ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आपको बस ये मेन इक्वेशंस तीनों याद रखना है, क्योंकि वो डिराइव करने में आपको टाइम लगेगा और डेरिवेशन उसका है भी नहीं, याद ही रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस कहीं पूछ लिया गया कि चार्जिंग का एक्सप्रेशन या डिस्चार्जिंग का एक्सप्रेशन क्या है, बाकी ये सब याद नहीं करना, ये भी हम बता देंगे कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। अगर आपको इसे लिखना है तो हम लोगों ने अभी क्या समझा था कि जो क्यू नॉट है वो था सीई के बराबर, ठीक है। तो जो E है वो क्यू नॉट बाई सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई सी इंटू आर, या फिर लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई आर सी। दिस इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। अब हम लोग पहुंच गए कि अपने मेन पॉइंट पर, जो कायदे में देखा जाए तो जो अब हम लोग करने वाले हैं वही हम लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक उसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है जरा देखते हैं। जैसे अभी हमने पीछे दो चीजें देखी, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा कि t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर कोई चार्ज नहीं था, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर यहां पर चार्ज आ गया था, दैट इज क्यू नॉट के बराबर। आप जरा यहां देखो करंट उस समय क्या होगी, हमें क्या देखना है, करंट, कि t इज इक्वल टू 0 पर और इन्फिनिटी पर चार्ज क्या है वो तो हमें पता है, 0 और मैक्सिमम। लेकिन t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट वहां पर क्या है, इसी के बेसिस पर सर्किट सॉल्व होता है। तो आप देखो यहां पर एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर 0 हम डायरेक्ट रख सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं रख सकते, 0 हो गया यहां पर, और e टू द पावर 0 का मतलब 1, तो ये क्या आ जाएगा, आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है, E डिवाइडेड बाई आर, दैट इज मैक्सिमम करंट। ऊपर लिखा ही है मैक्सिमम करंट यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब t इज इक्वल टू 0 पर आप देखेंगे तो सर्किट में मैक्सिमम करंट होगी E बाई आर। अब एक मिनट समझो यहां पर, पहले अभी नोट कर लेना। जैसे आप यहां पर सोचो कि हम आपसे ये कहें कि आप अज्यूम करो कि यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये लगा ही नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे जोड़ दिया गया ऐसे, ठीक है। मतलब हमने इसके प्लस माइनस को जोड़ दिया, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है।
तो शॉर्ट करने का मतलब ये एलिमेंट तो बेकार हो गया। जैसे किसी भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं तो कोई मतलब तो बचता नहीं। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो आपसे अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट आई फ्लो करेगी। करंट ई डिवाइडेड बाई आर करंट फ्लो करेगी। भाई टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस ये तो बेकार हो गया ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना है ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर, तो करंट कितनी फ्लो करेगी ई बाई आर। तो ई बाई आर जो करंट है यही तो मैक्सिमम करंट है, यही तो मैक्सिमम करंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि T इज इक्वल टू 0 पर करंट होती है मैक्सिमम, और जो कैपेसिटर है उसका बिहेवियर कैसा है, शॉर्ट सर्किट जैसा। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लगा ही नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे जुड़े हैं पॉइंट। तो जब हमने देखा कि ये पॉइंट सीधे जुड़े हैं तो करंट ई बाई आर है, और हमने ये भी देखा कि कैपेसिटर लगा है और T इक्वल टू 0 पर वही करंट है। तो इसका मतलब कैपेसिटर का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, उसका बिहेवियर कैसा है, शॉर्ट सर्किट जैसा। लिखेंगे ये पहले पॉइंट, इसके आगे फिर लिख लेंगे। नोट कर लिए ना, लिखेंगे इसके आगे दैट इज मैक्सिमम करंट, इसी के आगे लिखेंगे दैट इज एट T इज इक्वल टू 0, दैट इज एट T इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज, कैपेसिटर बिहेव्स एज, कैसा बिहेव, शॉर्ट सर्किट, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। और ब्रैकेट में लिख लेंगे जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस उसका जीरो हो गया, जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट ये मेन मिला कि जब भी हमें T इक्वल टू 0 या इनिशियल कंडीशन में कुछ भी कहा जाएगा, तो अगर ऐसा कोई डायग्राम हमें दिया गया जिसमें कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो T इक्वल टू 0 पर हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मानेंगे। ये मान लेंगे कि वो लगा ही नहीं है बल्कि वो पॉइंट डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और फिर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। एट T इज इक्वल टू इंफिनिटी, I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको नीचे ले जाएंगे तब रखेंगे लिमिट, T बाई आर सी, या आई नॉट अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, या इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। ठीक है, मतलब करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो करंट जीरो होने का मतलब जरा समझो। यहां पर एक मिनट पहले, जैसे आप यहां सोचो कि ये कैपेसिटर है तो लगा, क्योंकि आरसी सर्किट ये बनाया गया, कैपेसिटर तो है। लेकिन अगर हम आपसे कहें इमेजिन करो कि ये कैपेसिटर यहां पर नहीं, तो ये ओपन हो गया। ये कैसा हो गया, ओपन हो गया यहां पर। और अब अगर हम आपसे पूछे इसमें करंट कितनी होगी, जीरो ही तो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर है, अगर हम T इक्वल टू इनफाइनाइट पर देख रहे हैं तो हमें लगा तो है वो, लेकिन करंट क्या मिल रही है, जीरो। इसका मतलब जो कैपेसिटर है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ओपन सर्किट जैसा। मतलब वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, ओपन सर्किट जैसा हो जाएगा। और T इक्वल टू इनफाइनाइट पर हमने अभी पीछे क्या बताया था, कैपेसिटर चार्ज्ड फुल्ली। मतलब T इक्वल टू इनफाइनाइट पर दो बातें हैं, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया एक बात, और दूसरी बात करंट क्या हो गई, जीरो। मतलब हम समझ गए कि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यही तो हमने आपको पहले बताया था कि जब हम सर्किट में से लगाते हैं तो यहां हम दिखाते हैं चार्ज क्यों है, ये चार्ज यहां आ गया। तो हमने क्या बताया था, यहां पर ये नहीं होता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, ये मैक्सिमम चार्ज होता है जो इस पर स्टोर हो चुका है, और उस कंडीशन में करंट क्या हो जाती, जीरो। वही तो रिजल्ट निकल रहा है कि करंट जीरो है और इनफाइनाइट पर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। इसका मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा
तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट जैसा बिहेवियर करेगा वो। ठीक है, लिखेंगे ये लाइन पहले। इसी के आगे लिखेंगे दैट इज at t is equal to infinity, that is at t is equal to infinity, capacitor behaves as open circuit, capacitor behaves as open circuit, open circuit, ओपन सर्किट का मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और डैश करके आगे लिख लेंगे स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब स्थायी अवस्था। ठीक है, मतलब कैपेसिटर में जो कुछ होना था वो हो चुका, अब करंट का कोई फ्लो हो नहीं रहा, करंट क्या हो गई, जीरो, और कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो यही मेन है कि जब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें अगर उसने इनिशियल कह दिया तो इनिशियल में कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट मान लेंगे और फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कैपेसिटर बेकार हो गया। और अगर हमसे कहा गया इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट तो इसे हम ओपन सर्किट मान लेंगे और ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा, मतलब इस पर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, लेकिन तब करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो आई आर तो क्या हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट की कंडीशन में क्या बेकार हो जाएगा, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं है, पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसका कोई मतलब ही नहीं वहां पर। तो इसमें यहां पर करंट ही जीरो हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि ये लगा ही नहीं यहां पर है। ठीक है, कोई और करंट का कोई फ्लो भी नहीं हो रहा है यहां पर। तो ये जस्ट उस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद, मतलब हटाने का मतलब क्या है, उसको आप इमेजिन करो कि वो नहीं है, वो डायरेक्ट उसको जोड़ दो आप, और उसके बाद इस सर्किट को आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे ये तो हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया लग गया। तो हम लोग दो बातें याद रखेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो सर्किट जो कैपेसिटर है उसका बिहेवियर होगा शॉर्ट सर्किट जैसा, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी उसका बिहेवियर होगा ओपन सर्किट जैसा। ठीक है, हम लोग यहां पर इसके ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ। तो जैसे यहां पर हमने दिखा दिया कि ये मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट, करस्पॉन्डिंग यहां पर ये मैक्सिमम पोटेंशियल है वी नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, और यहां पर ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर कि जो चार्ज है वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीमेंट होता है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे बनाया गया था। ठीक है, वैसे यहां पर भी हो जाएगा सेम, मिलाएंगे नहीं ऊपर, ठीक है, टच नहीं करते हैं, ऐसे यहां पर रखते हैं, बस पैरेलल ले जाकर छोड़ देते हैं। और जो करंट है वो डिक्रीज करेगी तो उसको हम ऐसे दिखा देंगे यहां पर। तो ये दोनों इंक्रीमेंट के हो गया, वो डिक्रीमेंट का हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट।